तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो इतिहास की परतों को खोलकर ये समझना चाहता है कि हमारी आज की दुनिया आखिर बनी कैसे। जी बिल्कुल। आज का हमारा ये जो गहरा विश्लेषण है ना, जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, वो इतिहास के एक ऐसे अध्याय पर है जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल कर रख दी। सही कहा। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है कक्षा 9 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का पहला अध्याय, यानी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति इतिहास का एक बहुत ही अहम मोड़। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि कैसे सत्ता का बेहिसाब अहंकार, गहरी आर्थिक खाई और खाली पेट, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं ना, तो एक ऐसा भयानक तूफान खड़ा होता है जो सदियों पुरानी मजबूत व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये केवल इतिहास की किसी पुरानी किताब के पन्नों की बात नहीं है। ये असल में इस बात की कहानी है कि कोई मानव समाज बिल्कुल टूटने के कगार पर कैसे पहुंचता है। और जब वो टूटता है तो उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। अगर इस पूरी घटना को एक बड़े नजरिए से देखा जाए ना, तो ये सिर्फ एक देश के राजनीतिक बदलाव की कहानी नहीं लगती। हाँ। ये मानव स्वभाव, बुनियादी अधिकारों की मांग और सहन शक्ति की उस आखिरी सीमा का अध्ययन है जहां पहुंचने के बाद समाज में विस्फोट होना लगभग तय हो जाता है। एकदम सही कहा। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ी क्रांति कभी भी रातों रात नहीं होती। उसके पीछे सालों की, बल्कि मैं तो कहूंगा कई दशकों की एक सुलगती हुई आग होती है जो धीरे धीरे पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेती है। बिल्कुल। और उस आग का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक विस्फोट जिस दिन हुआ, वहीं से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 14 जुलाई 1789। 1789। जी। पेरिस शहर में सुबह सुबह का वक्त था, लेकिन हवा में एक अजीब सा खौफ और आतंक का माहौल था। हर तरफ दहशत फैली हुई थी। और वो दहशत बेवजह नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वजह ये थी कि फ्रांस के जो सम्राट थे, लुई 16वें, उन्होंने अपनी सेना को शहर में घुसने का सीधा आदेश दे दिया था। सड़कों पर ये अफवाह आग की तरह फैल चुकी थी कि राजा बहुत जल्द अपनी सेना को आम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। जरा उस दहशत के बारे में कल्पना कीजिए। ऐसे खौफनाक माहौल में पेरिस के लोग अपने घरों में डर कर नहीं बैठे रहे। लगभग 7,000 मर्द और औरतें पेरिस के टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वहीं तय किया कि वे अपनी रक्षा खुद करेंगे और एक जन सेना बना ली। अब जब सेना बन गई थी तो जाहिर है लड़ने के लिए हथियार भी चाहिए थे। हाँ, बिना हथियारों के तो राजा की सेना से लड़ नहीं सकते। हथियारों की इसी तलाश में इस गुस्साई भीड़ ने बहुत से सरकारी भवनों पर जबरदस्त कब्जा करना शुरू कर दिया। और हथियारों की इसी तलाश ने उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जो इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। बास्तील का किला। बिल्कुल। सैकड़ों लोगों का यह समूह पेरिस के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और उन्होंने बास्तील नाम के किले की जेल पर सीधा धावा बोल दिया। भीड़ को पूरी उम्मीद थी कि इस विशाल किले के अंदर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलेगा। और वहां बहुत ही हिंसक लड़ाई हुई है ना? हाँ, वहां एक बहुत ही हिंसक और सशस्त्र लड़ाई हुई जिसमें बास्तील का कमांडर मारा गया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा कुछ और ही है। वो क्या? जब इस भारी भीड़ ने जेल के ताले तोड़े और कैदियों को आजाद किया, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितने कैदी मिले? बहुत सारे होंगे। केवल 7। रुकिए, क्या सिर्फ 7 कैदी? जी हाँ, सिर्फ 7। सोचिए, इतना बड़ा हमला, इतना खून खराबा, और कैदी निकले सिर्फ 7। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत बड़े बैंक का खजाना लूटे और अंदर से चंद सिक्के निकले। बिल्कुल ऐसा ही। यही समझ आता है कि इस हमले का असली निशाना वो कैदी थे ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। असली निशाना वो बास्तील का किला खुद था। वो विशाल किला सम्राट की मनमानी और उसकी निरंकुश ताकत का जीता जागता प्रतीक था। मतलब आम लोगों के दिलों में उस किले के लिए एक गहरी नफरत भरी हुई थी। हाँ, क्योंकि वो किला उन्हें हर पल ये याद दिलाता था कि राजा उन पर कितना हावी है और उनके पास कोई आजादी नहीं है। यही कारण है कि उस गुस्साई भीड़ ने सिर्फ किले के दरवाजे तोड़कर या हथियार लूटकर संतोष नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे के पूरे बास्तील किले को ही ढहा दिया। बाप रे! ईंट दर ईंट उसे मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये तो बहुत ही उग्र प्रतिक्रिया थी।
देखिए, जब सत्ता का कोई प्रतीक लोगों के मन में इतना गहरा डर और इतनी भयानक नफरत पैदा कर दे, तो उसका गिरना एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होती है। ये सिर्फ पत्थरों की एक इमारत का टूटना नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे उस डर के प्रतीक का टूटना था जिसने आम जनता की सांसें रोक रखी थीं। सच में। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि यादगार तथ्य सामने आता है। उस विशाल किले को मलबे में बदलने के बाद उसके जो अवशेष बचे, जो पत्थर और ईंटें बची, उन्हें लोगों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया। क्या बात है। और मजे की बात यह है कि उन्हें खरीदने वाले वो लोग थे जो इस ध्वंस को एक यादगार निशानी या कह ले एक सुवेनियर के रूप में हमेशा के लिए अपने घरों में सजाकर रखना चाहते थे। मतलब लोग अपने राजा के अहंकार के टूटने की निशानी को संभालना चाहते थे। ये दृश्य अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? एक राजा और उसकी आम प्रजा के बीच नफरत की इतनी गहरी खाई कैसे बन गई? ये समझने वाली बात है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें इस घटना से ठीक 15 साल पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। अर्थशास्त्र में एक बहुत मशहूर बात कही जाती है कि अगर किसी भी व्यवस्था की असली बीमारी को समझना हो तो ये देखो कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, जिसे हम कहते हैं फॉलो द मनी। बिल्कुल। चलिए साल 1774 के दौर में चलते हैं। ठीक है। यही वो साल था जब बुर्बोन राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। उस समय उसकी उम्र मात्र 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट से हुआ था। आज के दौर में देखा जाए तो 20 साल का कोई युवा आमतौर पे अपने कॉलेज या करियर के बारे में सोच रहा होता है, और यहाँ इस 20 साल के लड़के के कंधों पर पूरे फ्रांस जैसे विशाल साम्राज्य का बोझ डाल दिया गया। हाँ। लेकिन गद्दी पर बैठते ही उसे जो सबसे पहला झटका लगा वो बहुत भयानक था। वो क्या था? उसे राजमुकुट तो मिल गया, लेकिन राजकोष यानी सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली पड़ा था। बिल्कुल खाली। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े, ताकतवर और भव्य देश का खजाना आखिर खाली कैसे हो गया? इसके पीछे कई गंभीर कारण थे। सबसे पहला कारण तो वे लंबे युद्ध थे जिन्होंने फ्रांस के सारे वित्तीय संसाधन निचोड़ के रख दिए थे। और उसके ऊपर से वर्साय के विशाल महल का खर्च। हाँ, वर्साय का भव्य महल। उस राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची इतनी ज्यादा थी कि आम आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और खजाना खाली होने के बावजूद स्थिति को बद से बदतर बनाने वाला एक फैसला लुई 16वें ने खुद ले लिया। वो अमेरिका वाला मामला? हाँ, फ्रांस का पुराना और कट्टर दुश्मन था ब्रिटेन। ब्रिटेन को नीचा दिखाने के चक्कर में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद कराने में आर्थिक और सैन्य सहायता दे दी। मतलब अपनी हालत खराब है और दूसरों की लड़ाई में कूद पड़े? बिल्कुल। दूसरों की इस लड़ाई में कूदने का नतीजा ये हुआ कि फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का नया कर्ज जुड़ गया। हमारे सुनने वालों को बता दें कि लिवरे फ्रांस की उस समय की मुद्रा थी। जी, लिवरे। तो 10 अरब लिवरे का ये नया कर्ज था, जबकि फ्रांस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का भारी भरकम कर्ज चढ़ा हुआ था। कुल मिलाकर 12 अरब लिवरे का कर्ज। 12 अरब लिवरे? ये तो कर्ज का ऐसा पहाड़ बन गया जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कोई रास्ता नहीं था। और जब कर्ज इतना बड़ा हो जाए तो कर्ज देने वाले भी अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। स्वाभाविक है। जिन लोगों ने फ्रांस की सरकार को ये पैसा उधार दिया था, उन्होंने अब 10% ब्याज मांगना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर ये हुआ कि फ्रांसीसी सरकार का पूरा बजट सिर्फ उस बढ़ते हुए कर्ज का ब्याज चुकाने में ही खत्म होने लगा। मतलब पैसा देश के विकास पर नहीं बल्कि पुराने कर्जों का ब्याज भरने में जा रहा था। इस आर्थिक संकट को अगर एक जासूसी नजरिए से देखें कि पैसा आखिर जा कहां रहा था और आ कहां से रहा था, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। कैसे? देखिए, सेना का रखरखाव करना है, राज दरबार की फिजूल खर्ची उठानी है, सरकारी दफ्तरों और विश्वविद्यालयों को चालू रखना है। इन सब नियमित खर्चों के लिए पैसा तो चाहिए। हाँ, सरकार चलानी है तो पैसा चाहिए। और जब सरकार दिवालिया होने लगती है तो उसके पास क्या विकल्प बचता है? वो मजबूर होकर करों यानी टैक्स में वृद्धि करती है। जब भी राज्य का खजाना खाली होता है, उसकी भरपाई का सारा बोझ आम जनता की पीठ पर लाद दिया जाता है। लेकिन 18वीं सदी के फ्रांस में ये बोझ जिस तरीके से लादा गया वो केवल क्रूर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। बिल्कुल।
और यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सामने आता है, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जिन्हें एस्टेट कहा जाता था। ये कोई नई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि पुराने सामंती ढांचे का ही एक हिस्सा थी। जी। इन 3 एस्टेट्स को समझना बहुत जरूरी है। प्रथम एस्टेट में आते थे पादरी वर्ग, यानी चर्च से जुड़े लोग। द्वितीय एस्टेट में आता था कुलीन वर्ग, जिसमें राजा के करीबी, राज दरबारी और बड़े-बड़े जमींदार शामिल थे। और तृतीय एस्टेट? अंत में आता था तृतीय एस्टेट, जिसमें बाकी पूरी आम जनता शामिल थी, जैसे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे भूमिहीन मजदूर और नौकर। और इस सामाजिक संरचना के अंदर छिपे आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। कैसे आंकड़े? पूरी आबादी में लगभग 90% लोग किसान थे। 90%? हाँ, लेकिन विडंबना देखिए कि दिन रात खेतों में मेहनत करने वाले इन किसानों में से बहुत ही कम के पास अपनी खुद की जमीन थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के कुछ गिने चुने अमीर लोगों का ही कब्जा था। इंतहा तो टैक्स के नियमों में थी। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां जो सबसे ज्यादा अमीर है उसे टैक्स देना ही नहीं है। बिल्कुल। प्रथम और द्वितीय एस्टेट यानी पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे, और उनमें सबसे बड़ा विशेषाधिकार यही था कि उन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से पूरी तरह छूट मिली हुई थी, जो कि पूरी तरह से एक सड़ी गली व्यवस्था थी। बिल्कुल। जो समाज के सबसे संपन्न लोग थे, जिनके पास 60% जमीन थी, वे सरकार को एक भी पैसा टैक्स नहीं देते थे। कर चुकाने का पूरा बोझ केवल और केवल तीसरे एस्टेट यानी आम जनता और गरीब किसानों की पीठ पर बांध दिया गया था। यहाँ ये सोचना लाजमी है कि एक गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से अपना पेट भर पा रहा है, वो इतने सारे करों का बोझ कैसे उठाएगा? और ये कर भी कोई एक तरह का नहीं था, ये तो करों का पूरा एक जाल था। सही कहा। कुलीन वर्ग के लोग किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा करने, उनके घरों और खेतों में बेगार करने, सैन्य सेवाएं देने या सड़कें बनाने के लिए मजबूर थे। ये तो सीधा सीधा शोषण है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चर्च भी इन गरीबों से अपना हिस्सा वसूलता था। इसे टाइद कहा जाता था, जो एक तरह का धार्मिक कर था, और ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक किसान ने 100 किलो अनाज उगाया। उस 100 किलो में से 10 किलो सीधा चर्च के पास चला जाएगा, जिसे टाइद कहा गया। जी। इसके बाद सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर होता था, जिसे टाइल कहते थे। टाइल, बिल्कुल। यानी जो बचा है उसमें से भी राज्य अपना हिस्सा लेगा। और इतना ही नहीं, नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी कई तरह के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे। तो किसान बेचारा करे तो क्या करे? कुछ नहीं कर सकता था। उस समय के समाज की इस घुटन को दर्शाने वाली एक बहुत ही मशहूर चित्रकारी है, जो इस पूरी शोषणकारी व्यवस्था को बिना कुछ कहे बहुत साफ साफ बयान कर देती है। इस चित्र में एक कुलीन व्यक्ति और एक गरीब किसान को बहुत ही प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। ओह हाँ, वो चित्र सच में 1000 शब्दों के बराबर है। एक अनाम कलाकार ने उस कार्टून को उकेरा था। बिल्कुल। उसमें अमीर कुलीन व्यक्ति को एक मोटे मकड़े के रूप में और गरीब किसान को एक बेचारी मक्खी के रूप में दिखाया गया है। चित्र में साफ दिखता है कि बेचारा गरीब किसान अपने साथ अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लेकर आता है, और वो मोटा जमींदार मकड़ा अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा है। हाँ, सब कुछ झपट लेने को तैयार। लेकिन वो उस गरीब किसान की तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखता। वहां एक बहुत ही चुभने वाली बात लिखी है। क्या लिखा है? शैतान को जितना दो, उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। क्या सटीक बात है। ये मकड़े और मक्खी का रूपक उस समय के समाज की मनोवैज्ञानिक स्थिति की एकदम सही तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। देखिए, जब कोई व्यवस्था इतनी ज्यादा शोषणकारी हो जाए, जहां एक वर्ग सिर्फ इसलिए जिंदगी के सारे मजे लूट रहा हो क्योंकि वो एक खास खानदान में पैदा हुआ है, और दूसरा वर्ग सिर्फ इसलिए पिस रहा हो क्योंकि उसका जन्म एक गरीब के घर हुआ है, तो गुस्सा तो आएगा ही। बिल्कुल। ऐसे में असंतोष के बीज बहुत गहराई तक बो दिए जाते हैं, और यही असंतोष तब एक धधकते ज्वालामुखी में बदल जाता है जब पेट की आग बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। और ये पेट की आग कैसे भड़की? चलिए इसे देखते हैं।
1715 में फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.3 करोड़ थी, जो 1789 आते आते छलांग मारकर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब आबादी में भारी उछाल। हाँ, आबादी तो बहुत तेजी से बढ़ गई, लेकिन अनाज का उत्पादन उस रफ्तार से बिल्कुल नहीं बढ़ पाया। मांग बहुत ज्यादा थी और आपूर्ति बहुत कम, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा। बिल्कुल। इसका सीधा और खौफनाक असर ये हुआ कि ज्यादातर लोगों के मुख्य आहार यानी पाव रोटी की कीमतों में आग लग गई। कीमतें आसमान छूने लगी। अर्थशास्त्र का ये बहुत ही बुनियादी नियम है कि जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो महंगाई बढ़ती है। लेकिन इसका मानवीय प्रभाव बहुत दर्दनाक होता है। कैसे? देखिए, अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी कारखाने के मालिक तय करते थे। मालिकों ने कभी भी बढ़ती महंगाई के हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ाई। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपए। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई पहले से ही गहरी थी, वो और भी ज्यादा चौड़ी होती चली गई। इतिहास में इसे जीविका संकट का नाम दिया गया है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जी, ये ऐसी चरम स्थिति होती है जब इंसान के जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। फ्रांस के प्राचीन राजतंत्र के दौरान ये संकट लगभग एक आम बात हो गई थी। अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक दुष्चक्र था जो बार बार घूमकर गरीबों की ही जान लेता था। और इस दुष्चक्र को समझना बहुत आसान है। शुरुआत होती थी खराब फसल से, ओले पड़ने या सूखे के प्रकोप से। हाँ, जब फसल गिर जाती थी तो बाजार में अनाज की भारी कमी हो जाती थी। अनाज कम होने के कारण पाव रोटी की कीमतों में भारी उछाल आता था। इस बढ़ी हुई कीमत की वजह से गरीब और लाचार लोग अपना मुख्य भोजन नहीं खरीद पाते थे। और जब इंसान को खाना ही नहीं मिलेगा तो उसका सीधा नतीजा होगा कुपोषण और कमजोर शरीर। और जब शरीर कमजोर होंगे तो महामारियों का फैलना तय है। साथ ही जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा तो बेकरी की दुकानों पर खाद्य पदार्थों को लेकर दंगे भड़केंगे। इन सब का अंतिम परिणाम एक ही होता था, मृतकों की संख्या में भारी वृद्धि। ये तो बहुत ही भयावह स्थिति थी। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को 14 जुलाई 1789 के उसी दिन से जोड़कर देखें जहां से हमने शुरुआत की थी, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। हाँ, लोग केवल राजा की मनमानी से नाराज नहीं थे, वो भूखे थे। बिल्कुल। बास्तील पर जो हमला हुआ, उससे पहले पेरिस में और देश भर में जो दंगे हो रहे थे, वे मुख्य रूप से पाव रोटी की महंगी कीमतों के विरोध में ही हो रहे थे। खाली पेट किसी भी क्रांति का सबसे बड़ा और सबसे तेज उत्प्रेरक होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सिर्फ भूख से क्रांति नहीं आती। भूख केवल दंगे करवा सकती है, भीड़ को हिंसक बना सकती है, लेकिन जब उस भूख को नए विचारों की रोशनी मिल जाती है। नए विचारों की रोशनी? हाँ, जब लोगों को यह समझ आ जाता है कि उनके दुखों का कारण उनकी किस्मत नहीं बल्कि एक गलत व्यवस्था है, तब जाकर एक पूरी की पूरी व्यवस्था पलट जाती है। और फ्रांस में ये दिशा देने का काम किया उभरते हुए मध्य वर्ग और उस समय के महान दार्शनिकों ने। बिल्कुल सही। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह ने आकार लिया जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ये वो लोग थे जिन्होंने समुद्री व्यापार से और ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के उत्पादन से काफी अच्छी संपत्ति कमा ली थी। और ये पढ़े लिखे भी थे। हाँ, इस वर्ग में बड़े व्यापारियों के अलावा प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले अधिकारी और वकील भी शामिल थे। और सबसे बड़ी बात, इनका ये दृढ़ विश्वास था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। इन पढ़े लिखे लोगों का साफ मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार केवल और केवल उसकी योग्यता होनी चाहिए, न कि उसका जन्म। जो कि आज के समय में हमें बहुत सामान्य बात लगती है। लेकिन उस समय ये एक क्रांतिकारी विचार था। स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों पर आधारित समाज की ये कल्पना कोई हवाई बात नहीं थी। इसे एक मजबूत आकार दिया था जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो जैसे महान दार्शनिकों ने। इन दार्शनिकों के विचार इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सदियों पुरानी राजशाही की नींव ही हिलाकर रख दी। कैसे, थोड़ा बताएंगी? जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक 2 Treatises of Government में राजा के उस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी जिसमें यह दावा किया जाता था कि राजा को भगवान ने भेजा है और उसके पास असीमित और दैवी अधिकार है। लॉक ने साफ शब्दों में तर्क दिया कि राजा कोई भगवान का रूप नहीं है और उसकी ताकत की भी सीमाएं होनी चाहिए। और लॉक के इसी क्रांतिकारी विचार को रूसो ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया।
रूसो ने यह प्रस्ताव रखा कि सरकार कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता और उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और एक और महान विचारक थे मॉन्टेस्क्यू। हाँ, मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सत्ता के विभाजन की वकालत की। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति यानी राजा के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट दिया जाना चाहिए। और ये सत्ता के विभाजन वाली बात बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जब अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने खुद को ब्रिटेन से आजाद घोषित किया तो वहां बिल्कुल इसी मॉडल की सरकार बनाई गई। हाँ, अमेरिका के संविधान में दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी ने फ्रांस के इन राजनीतिक विचारकों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा दी थी। उन्हें लगा कि अगर अटलांटिक पार ऐसा हो सकता है तो फ्रांस में क्यों नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? दार्शनिकों की ये भारी भरकम और जटिल किताबें आम जनता तक कैसे पहुंची, जिनमें से ज्यादातर तो समय पढ़ना भी नहीं जानते थे? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। यहाँ हमें उस समय की सामाजिक संस्कृति को गहराई से समझना होगा। इन दार्शनिकों के विचारों पर फ्रांस के सैलूनों और कॉफी हाउसों में होने वाली गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। सही बात है। लोग बस वहां बैठकर चाय कॉफी ही नहीं पीते थे, बल्कि वे समाज के ढांचे पर सीधे सवाल उठाते थे। बिल्कुल। और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, उन तक बात पहुंचाने का भी एक बहुत ही अनूठा तरीका निकाल लिया गया था। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच चौराहों पर बहुत जोर जोर से पढ़ा जाता था, ताकि अनपढ़ लोग भी उन नए विचारों को सुन सकें और समझ सकें। कल्पना की जा सकती है कि जब लोग भूख से बेहाल हों, उनके पास रोटी खरीदने के पैसे ना हों, और उसी समय उन्हें ये सुनने को मिले कि राजा के पास कोई दैवी अधिकार नहीं है और हर इंसान को बराबरी का हक है, तो उनका गुस्सा किस हद तक भड़क उठेगा। उस समय के समाज की हताशा को सीधे तौर पर दिखाने वाले कुछ ऐसे प्राथमिक विवरण भी इतिहास में दर्ज हैं जो आज भी झकझोर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जॉर्ज डांटन नाम के एक व्यक्ति का वृतांत है जो बाद में क्रांतिकारी राजनीति में बहुत सक्रिय हुए। वे अपनी हताशा बयां करते हुए बताते हैं कि कैसे पूरी और अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद उनके लिए पेरिस में कोई ढंग की नौकरी नहीं थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुलीन नहीं थे? हाँ, उनके पास योग्यता थी, अक्लमंदी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो किसी कुलीन परिवार में पैदा नहीं हुए थे, उन्हें अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिला। वे साफ लिखते हैं कि पुरानी व्यवस्था ने उन्हें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन उनके लिए अवसर के सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। योग्यता हार गई थी और जन्म का विशेषाधिकार जीत रहा था। एक और बहुत ही दिलचस्प और लगभग डरा देने वाला वृत्तांत है आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज का, जिसने 1787 से 1789 के बीच फ्रांस की यात्रा की थी। उन्होंने क्या लिखा? उनकी टिप्पणी आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। उन्होंने लिखा था कि जो लोग अपनी सेवा टहल के लिए गुलामों को रखते हैं और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वे अपनी जिंदगी को किस खतरे में डाल रहे हैं। एक तरह की चेतावनी थी ये। बिल्कुल। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि जो लोग आम जनता की पीढ़ियों की कराह सुनते हुए भी बेहतरीन दावतों का आनंद लेते हैं, वे तब शिकायत न करें जब भूखे लोगों के दंगे भड़कें और उनकी बेटियों का अपहरण हो जाए या उनके बेटों का गला रेत दिया जाए। और आर्थर यंग की वो चेतावनी कितनी सच और कितनी भयानक साबित हुई जी। जब 1789 में एक तरफ फ्रांस का राजकोष पूरी तरह से खाली था, दूसरी तरफ कर्ज का पहाड़ बढ़ता जा रहा था, और उसी समय राजा लुई 16वें ने राज्य के खर्चे पूरे करने के लिए फिर से नए कर लगाने की तैयारी शुरू कर दी। जले पे नमक छिड़कने वाला काम। हाँ, ये खबर जैसे ही आम जनता तक पहुंची, विशेषाधिकार वाली उस क्रूर और अंधी व्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा एक बहुत बड़े विस्फोट में बदल गया। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा के सभी तारों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जी। एक तरफ 20 साल के राजा का खाली खजाना और वर्साई के महल की वो फिजूल खर्ची थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। दूसरी तरफ एक ऐसा अन्यायपूर्ण समाज था जहां सबसे अमीर लोग कोई टैक्स नहीं देते थे और गरीब किसानों पर राज्य से लेकर चर्च तक का सारा बोझ लदा हुआ था। और फिर आया जीविका का संकट। हाँ, खराब फसल, पाव रोटी की आसमान छूती कीमतें और भूख से तड़पते और मरते लोग, और इन सब बारूद के ढेरों में चिंगारी लगाने का काम किया उन नए दार्शनिक विचारों ने, जिन्होंने आम आदमी को ये एहसास दिलाया कि उनके दुखों का कारण उनकी किस्मत नहीं बल्कि ये सड़ी गली व्यवस्था है।
और इन्हीं सब छोटी बड़ी घटनाओं ने मिलकर 14 जुलाई 1789 की उस सुबह की पटकथा लिखी जब बास्तील के किले पर हमला हुआ। बिल्कुल। इतिहासकारों का मानना है कि बास्तील का पतन एक ऐसी लंबी और खूनी घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत थी जिसका अंत फ्रांस के सम्राट लुई 16वें को फांसी दिए जाने के रूप में हुआ। फांसी तक बात पहुंच गई? हाँ, हालांकि ये भी सच है कि जब आम लोगों ने बास्तील पर हमला किया था उस समय उनमें से शायद ही किसी ने इतने भयानक और बड़े नतीजे की उम्मीद की होगी। वे तो बस उस पल के गुस्से, खौफ और निराशा में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। जरा कल्पना कीजिए, बास्तील जेल की उन मोटी दीवारों को तोड़ने वाले और पेरिस की सड़कों पर उतरने वाले ज्यादातर आम लोग कोई बहुत बड़ी राजनीतिक व्यवस्था या लोकतंत्र की स्थापना नहीं करना चाहते थे। नहीं, उन्हें राजनीति से मतलब नहीं था उस वक्त। उनका प्राथमिक दर्द कुछ और ही था। वे तो बस महंगी पाव रोटी के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे थे। उन्हें बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए सस्ता अनाज चाहिए था। लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए शुरू हुआ ये मामूली सा संघर्ष अंततः पूरी दुनिया भर में आज़ादी, समानता और बंधुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या इतिहास के सबसे बड़े और युग परिवर्तक बदलाव अक्सर सबसे बुनियादी और साधारण मानवीय जरूरतों से ही जन्म लेते हैं? क्या सिर्फ पेट की भूख और आत्मसम्मान की कमी ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल। इस विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।